वरुण ने अवनी के होठों को अपने होठों की पकड़ में ले लिया था और अब वरुण पर जुनून सवार हो गया था। वह किसी भी कीमत पर अवनी के शरीर को पाना चाहता था, जिसके निशान वह अवनी के पूरे शरीर पर छोड़ रहा था। अवनी भी वरुण का प्यार पाने के लिए तड़प रही थी। वरुण ने अवनी को इस तरह से स्पर्श किया कि वो पूरी तरह से तड़प उठी थी, और जब वरुण ने पूरे जुनून के साथ अवनी के शरीर पर अपना हक जताया तो अवनी ने भी उसका पूरा साथ दिया। इस तरह से 10 दिन की जगह 1 महीना बीत गया जब वह दोनों एक साथ थे। इस दौरान अवनी को यह सब बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था और वह दुनिया और समाज से बेखबर हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो हुआ, शायद अवनी ने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। नारी के शरीर के साथ खेलने के बाद पुरुष अपने कुकर्म को छुपा सकता है, पर नारी इसे कैसे छुपाए? उसके कृत्य को तो उसका शरीर ही दुनिया के सामने उजागर कर देता है। 1 सप्ताह पूर्व 2 पंक्तियों का पत्र आया, अवनी की मृत्यु हो गई है। उसकी 13 नवंबर को होनी है। इस दुखद खबर से दिल दहल गया। वैसे जब से मैं और मेरी पत्नी अपमानित होकर भाभी के घर से आए थे, तभी से मैं शंकित था कि अवनी के साथ यह अनहोनी कभी भी घट सकती थी। बदलते हुए युग के साथ लड़कियों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, पर एक सीमा के अंदर, क्योंकि असीमित स्वतंत्रता अक्सर लड़कियों के जीवन के लिए अभिशाप बन जाती है। पर अफसोस कि मेरी भाभी को ये बात समझ नहीं आई। वे अत्याधुनिक माँ तो बन गई, पर एक समझदार माँ न बन सकी। हमारा समाज विवाह के पूर्व यौन संबंधों को अब भी उचित नहीं ठहराता है। समाज के इस दायरे से बाहर आना लड़कियों के लिए अभिशाप बन जाता है, और यही अवनी के साथ भी हुआ, जिसने उसे आत्महत्या करने के लिए भी विवश कर दिया। नारी के शरीर के साथ खेलने के बाद पुरुष अपने कुकर्म को छुपा सकता है, पर नारी इसे कैसे छुपाए? उसके कृत्य को तो उसका शरीर ही दुनिया के सामने उजागर कर देता है। एक प्रतिभाशाली लड़की के जीवन के ऐसे दुखद अंत से मेरा हृदय कांप उठा। पिछले वर्ष ही तो उसने बीए की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तब शर्मा साहब ने लिखा था, अब अवनी का इरादा अर्थशास्त्र में एमए करने का है और फिर पीएचडी करेगी। 10 बेटों पर जो नाज माता पिता को होता है, उससे ज्यादा नाज हमें हमारी बेटी पर है। अक्सर मैंने अनुभव किया है कि अपनों के साथ हमारे रिश्ते उतने आत्मीय नहीं रह पाते हैं जैसे परायों के साथ हो जाते हैं। शर्मा परिवार से हमारा खून का रिश्ता तो नहीं था, पर उनके ग्वालियर में 10 वर्ष तक उनके पड़ोस में रहकर आपस में भाइयों से ज्यादा आत्मीयता हो गई थी। भाभी ने 2 बार गर्भपात होने के बाद अवनी को जन्म दिया था, इसलिए उन्होंने अपने हृदय में संचित सारा प्यार दुलार अवनी पर लुटाया था। जब हम ग्वालियर में शर्मा साहब के पड़ोस में रहने आए तो अवनी हमें बहुत अपनी सी लगी। अवनी बहुत चंचल थी। हम जहाँ जाते वो हमारे साथ हो लेती थी। हमारी कोई संतान नहीं थी, अतः मेरे दफ्तर जाने के बाद मेरी पत्नी अकेली हो जाती थी, लेकिन अवनी उसका यह अकेलापन दूर करने में बहुत मददगार साबित हुई। भाभी ने शर्मा साहब से उस समय प्रेम विवाह किया था। वे पति के प्रति अपने दायित्वों को पूर्ण तो करती थी, पर इस विचारधारा की विरोधी थी कि पति को परमेश्वर मानना चाहिए। वे अक्सर कहती थी, शादी एक पार्टनरशिप है, जब तक पार्टनरशिप निभ रही है तब तक ठीक, न निभे तो वैवाहिक संबंधों को ढोते रहने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे विचारों के बावजूद उनकी पति के साथ ढंग से निभ रही थी, क्योंकि वे कभी उत्तेजित नहीं होते थे और विपरीत परिस्थितियों में भी पत्नी के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेते थे। जैसे जैसे अवनी बड़ी होने लगी, शर्मा साहब चिंतित रहने लगे। वे अक्सर पत्नी से कहती, यह तो अच्छी बात है कि तुम अवनी की शिक्षा पर इतना ध्यान दे रही हो। तुम्हारे द्वारा बेटी को स्वतंत्रता देना भी गलत नहीं है, लेकिन बच्चों की स्वतंत्रता की एक सीमा होनी चाहिए, अन्यथा वे गलत दिशा की ओर भी जा सकते हैं। खास तौर पर लड़के यदि गलत कदम
कदम उठा ले तो उसकी सजा आजीवन भुगतनी पड़ती है। लेकिन भाभी ने कभी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। वे हमेशा उन्हें रूढ़िवादी विचारों को कहकर उनकी बातों का मजाक में उड़ा देती थी। भाभी को जो समय अवनी को देना चाहिए था वह पार्टियों में बीतता था। लगभग रोज भाभी के घर महिलाओं का जमघट लगा रहता और वह उसी में उलझी रहती। अवनी को खाना खिलाने की जिम्मेदारी रसोइया की और पढ़ाने की जिम्मेदारी उन्होंने ट्यूटर को सौंप रखी थी। जब हमारा तबादला सबलपुर हुआ तो अवनी बहुत रोई थी। खैर वक्त बीतता गया। शर्मा साहब लगभग 15 वर्ष के बाद दौरे पर सबलपुर आए थे। हमारे घर पर ही ठहरे। हमसे मिलकर वे बहुत खुश हुए थे, पर साथ ही उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं भी दिख रही थी। कारण पूछा तो बोले, मैं बहुत परेशान हूँ। अवनी पढ़ाई लिखाई में तो कुशल है, पर उसकी माँ ने उसे हद से ज्यादा आज़ादी दे रखी है। माँ की तरह अब वह भी अक्सर पार्टियों में जाने लगी है। ड्रेस भी ऐसी पहनती है कि पूरा अंग प्रदर्शित होता है। उसके कई पुरुष मित्र भी है। मुझे तो डर है कि उसकी माँ ने अपनी आंख पर आधुनिकता की जो पट्टी बांध रखी, उसके कारण बेटे के साथ किसी दिन कोई अनर्थ न हो जाए। हम उनसे क्या कहते। एक पिता के रूप में बेटी के भविष्य के प्रति उनकी चिंता स्वाभाविक थी। पत्नी ने मुझसे कहा, अवनी को आपने गोद में खिलाया है। हम 1 सप्ताह के लिए ग्वालियर चलते हैं। मुझे विश्वास है कि आप अवनी को अवश्य समझा सकेंगे। हम जून में ग्वालियर गए। सभी लोग बड़े प्यार से मिले। अवनी भी हमारे आने से बहुत खुश थी। 7 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। रविवार को हमें वापस लौटना था। शनिवार की शाम को मैंने अवनी से कहा, तुम्हें याद है तुम बचपन में मेरे साथ अक्सर न्यू कॉफी हाउस में डोसा खाने जाती थी। क्यों ना फिर हम दोनों चले। वह राजी हो गई। मैंने उससे पूछा, तुम सप्ताह में 6 दिन तक तो कॉलेज में अपनी कक्षाएं करने में व्यस्त रहती हो। रविवार को क्या करती हो? रविवार को मैं और मेरे दोस्त मिलकर होटल में पार्टी रखते हैं, मजे करते हैं। अवनी बोली, देखो अवनी, न पार्टियों में शामिल होना बुरा है और न ही लड़कों से दोस्ती करना गलत है, पर तुम्हारे पापा कह रहे थे कि तुम्हें पार्टियों में ड्रिंक भी करती हो। मैंने कहा, अंकल, मॉडर्न सोसाइटी में तो यह आम बात है। अवनी ने मुझसे कहा, मेरी बेटी, तुमने अभी युवा अवस्था में प्रवेश किया है। लड़की का मन बहुत भावुक होता है। यदि कोई भी लड़का ऐसे वातावरण में उसे बहकाए तो वह स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाती है और फिर ऐसी परिस्थिति में लड़कियों का जीवन बर्बाद हो जाता है। तुम समझने की कोशिश करो। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। मुझे कुछ नहीं समझना। मैं आपका हमदर्द समझती थी, पर आप भी पापा की तरह ही उपदेश देने पर उतर आए हैं। मैं अब वयस्क हूँ और अपना हित अहित अच्छी तरह से समझती हूँ। वह तमतमाकर बोली, अवनी, तुम वयस्क अवश्य हो गई हो, पर समझ नहीं पा रही हो कि तुम्हारा अच्छा बुरा किस में है। तुम्हें पता है तुम्हारे कारण तुम्हारे पापा कितने परेशान हैं। मैंने कहा, वे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी चुके हैं और मुझे अपने ढंग से जीने का पूरा हक है। अवनी बोली, बिटिया, मैंने तुम्हें जो स्नेह दिया है उसका वास्ता देता हूँ तुम्हें। तुम कभी भी शराब मत पीना। मैंने उससे अनुरोध किया। स्नेह देने के लिए मैं आपकी आभारी हूँ, पर आप मुझ पर इतना दबाव क्यों और किस हक से डाल रहे हैं? वह झुंझलाकर बोली और बाहर चली गई। मैंने अवनी को बेटी मानकर स्नेह के धागे जोड़े थे, पर अवनी ने मुझे उन संबंधों की निरर्थकता का एहसास करा दिया था। जब पत्नी को सारा हाल बताया तो वह बहुत दुखी हुई। वह स्वयं अवनी को समझाना चाहती थी, पर वह अपनी सहेली के यहाँ चली गई और हमारे रवाना होने तक वापस नहीं आई। भाभी बोली,
अवनी बहुत भावुक है, आपको उससे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। यदि बच्चे युवा होने के बाद बदलते हुए युग के साथ खुद को एडजस्ट नहीं करेंगे, बोल्ड नहीं बने, तो इसमें बुरा ही क्या है। आप अपने बच्चों को दकियानूसी बनाकर रखना चाहे तो यह आपकी इच्छा पर है। हमारे बेटे के जीवन में हस्तक्षेप न करें तो बेहतर होगा। अवनी के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा, इसकी समझ हमें है। भाभी जी कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। उन्हें हम सब गलत नजर आ रहे थे। अनजाने में वह अपने बच्चों की दुश्मन बन गई और इस बात का उन्हें पता भी नहीं चला। मैं अब कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था। भाभी ने मुझे एहसास करा दिया था कि अब मैं उनके लिए पराया हो गया हूँ। मैं अपमानित होने के बाद भी अम्मी को समझाना चाहता था कि समाज के रीति रिवाज के दायरे से बाहर आकर अमर्यादित आचरण करना गलत है, पर मैं क्या करता। वह तो हमारे सामने ही नहीं आना चाहती थी। अनिमंत्रित अतिथियों की तरह हमें वह रात शर्मा साहब के यहाँ बिताई। सुबह भी भाभी के व्यवहार में ठंडापन था। हमेशा फिर से आने का अनुरोध करने वाली भाभी ने इस बार ऐसा कुछ भी नहीं कहा। यह संबंधों के खत्म होने का संकेत था। सुबह हम सबलपुर चले और उसी दिन जब हम अचानक अवनी की मौत की खबर मिली तो हम स्तब्ध रह गई। अवनी को जीते जी हमें अपने स्नेह के साम्राज्य से निष्कासित कर दिया, पर हम उसकी यादों को कैसे भूल सकते थे। यात्रा के दौरान अवनी के बचपन से किशोरावस्था तक की एक एक बातें हमें याद आती रही और हम आंसू बहाते रहे। ग्वालियर पहुंचकर जब शर्मा साहब के घर गए तो हृदय विदारक दृश्य देखना पड़ा। भाभी बेटे की मृत्यु का दुख सहन नहीं कर पाई थी। उन्हें एक दिन पहले दिल का दौरा पड़ा और वे चल बसी। शर्मा साहब पथराई हुई आंखों से सबको देख रहे थे। जिस गृहस्थी की नींव उन्होंने रखी थी वह उजड़ चुकी थी। उनके छोटे भाई से पता चला कि अवनी के घर उसके सहपाठी वरुण का आना जाना था। वह एक बिजनेसमैन का पुत्र था। लड़कियों को पर पैसा खर्च करके उन्हें अपनी ओर आकर्षित करना उसके लिए कठिन नहीं था। जिस दिन से उसने अवनी को देखा था वह उसे पाना चाहता था। जब किसी युवक के लिए युवती का दैहिक आकर्षण ही प्रमुख हो जाए तब भावनात्मक लगाव का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। वरुण भी अवनी को केवल वासना का शिकार बनाना चाहता था, पर अफसोस अवनी इसे समझ नहीं पाई। अवनी वरुण की ओर आकर्षित थी। उसे जीवन साथी के रूप में वरुण को चुन लिया था। भाभी को भी वरुण पसंद था। उन्होंने उससे कहा, आंटी जी हम कुछ दिनों तक एक साथ घूमकर एक दूसरे को समझ ले, फिर शादी कर लेंगे। भाभी ने दोनों को घूमने की अनुमति दे दी। अरुण ने अवनी के सामने डेटिंग पर पंचमढ़ी चलने का प्रस्ताव रखा। दोनों ने 1 महीना पंचमढ़ी में बिताया। इस दौरान वरुण ने अवनी के साथ यौन संबंध बना लिए थे। घर लौटने पर अवनी ने घर वालों से यह बात छुपाई, पर उससे गर्भ ठहर गया था। भाभी को विश्वास था कि वरुण अवनी का हाथ थामने के लिए तैयार हो जाएगा, पर उनका विश्वास चकनाचूर हो गया जब वरुण ने अपनी माँ से कहा, मैं अवनी के साथ पंचमढ़ी जरूर गया था, पर मैंने उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। माता पिता ने बेटे की इस बात पर विश्वास कर लिया और भाभी को अपमानित करके घर से निकाल दिया। भाभी बुरी तरह से टूट गई थी। जीवन के इस कड़वे अनुभव से अवनी का मन भी बुरी तरह से आहत हो गया था। भाभी ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, पर वह खुद अंदर तक हिल गई थी। शर्मा साहब ने रिश्तेदारों के कटाक्ष और तानों को सहन किया, पर बेटी से कुछ भी नहीं कहा। जब भाभी ने बेटी को गर्भपात करवाने की सलाह दी तो वह फूट फूट कर रो दी। पापा से उसे बहुत प्यार मिला था, पर इस एहसास ने कि मेरे कारण मेरे पापा को समाज में अपनी प्रतिष्ठा सम्मान खो दिया है, उसके दिमाग को असंतुलित कर दिया था। आखिर एक रात उसने सल्फर की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली।
भाभी इकलौती संतान की मृत्यु को सहन नहीं कर पाई और दिल का दौरा पड़ने से चल बसी। भाभी की अति आधुनिकता की प्रवृत्ति ने परिवार की खुशियों को छीन लिया था। इस हादसे ने के बाद शर्मा साहब को सब कुछ बेचकर हरिद्वार में बस गई और ईश्वर के सहारे अपने दिन बिताने लगे। अवनी की मृत्यु को विधि का विधान भी नहीं कहा जा सकता था। यह तो इंसान की अपनी करने का फल था, क्योंकि हम आधुनिकता के नाम पर अपनी सभ्यता, संस्कृति और मूल्यों को भूल जाते हैं। आधुनिक होना या फिर समय के साथ बदलना गलत नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ अपनी मर्यादाओं का भी पता होना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके